आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, ग्रीनलैंड में शुरू होगा नाटो का युद्ध अभ्यास। अभ्यास के लिए फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और ना ही डरेगा। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अभ्यास के लिए फ्रांस भेजेगा अपनी सेना। ग्रीनलैंड में शुरू होगा नाटो युद्ध। इसके साथ ही बता दें कि अभ्यास के लिए फ्रांस भेजेगा अपनी सेना और यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और ना ही डरेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ग्रीनलैंड में नाटो का बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू होने जा रहा है। इस अभ्यास में फ्रांस अपनी सेना भेजेगा और विभिन्न सदस्य देशों की सेनाएं इसमें भाग लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूरोप धमकियों के आगे नहीं झुकेगा और ना ही डरेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यास सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न किसी के आक्रामकता के लिए। नाटो के अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास सैन्य तैयारी, रणनीति और सामरिक समन्वय को मजबूत करने में मदद करेगा। यूरोप में हालिया वैश्विक तनावों के बीच यह अभ्यास सदस्य देशों की सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि फ्रांस अपनी सेना भेजेगा। ग्रीनलैंड में नाटो का बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू होने जा रहा है। इस अभ्यास में फ्रांस अपनी सेना भेजेगा और विभिन्न सदस्य देशों की सेनाएं इसमें भाग लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूरोप धमकी के आगे नहीं झुकेगा और ना ही डरेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यास सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, न कि किसी आक्रामकता के लिए। नाटो के अधिकारियों के अनुसार यह अभ्यास सैन्य तैयारी, रणनीति और सामरिक समन्वय को मजबूत करने में मदद करेगा। यूरोप में हालिया वैश्विक तनावों के बीच यह अभ्यास सदस्य देशों की सुरक्षा प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसके साथ स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल करेगी। ये चश्मे एआई और बता दें कि सिस्टम से लैस हैं और संदिग्ध और अपराधियों को तुरंत पहचानने में मदद करेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह तकनीक पारंपरिक जांच पर निर्भरता कम करेगी और जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा और निगरानी को और प्रभावी बनाएगी। इस पहल के तहत सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन और भीड़ नियंत्रण सहित कई तकनीकों का समन्वय किया जाएगा। और दिल्ली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस पर हाईटेक सुरक्षा। दिल्ली पुलिस ने अपनाए स्मार्ट चश्मे। एआई से लैस चश्मों से सुरक्षा बढ़ाई गई है। ड्रोन और स्मार्ट चश्मे से होगी निगरानी, एफआरएस से संदिग्धों की होगी पहचान। और दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल करेगी। ये चश्मे एआई और बता दें कि लैस होंगे और संदिग्ध अपराधी को तुरंत पहचानने में मदद करेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये तकनीक पारंपरिक जांच पर निर्भरता को कम करेगी और जमीनी स्तर पर तैनात कर्मियों के लिए सुरक्षा और निगरानी को और प्रभावी बनाएगी। इस पहल के तहत सीसीटीवी निगरानी, ड्रोन और भीड़ नियंत्रण सहित कई तकनीकों का समन्वय किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता भवन में बता दें कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है और समारोह को संबोधित किया। उन्होंने गीता प्रेस की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को हर घर और हृदय तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अमित शाह ने गीता प्रेस के योगदान को देश और दुनिया के लिए प्रेरणादायक भी बताया है। और ऋषिकेश से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गीता प्रेस का शताब्दी अंक लॉन्च किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है। अमित शाह ने गीता प्रेस को सराहा है। कल्याण पत्रिका समारोह में अमित शाह शामिल हुए हैं। गीता प्रेस का हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है।
भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। उन्होंने करोड़ों लोगों को भक्ति के माध्यम से आध्यात्म की ओर प्रेरित किया और आध्यात्म के रास्ते पर आगे चलते चलते मोक्ष तक का रास्ता प्रशस्त करने का मार्ग बता दिया। इन्होंने इस देश की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हर व्यक्ति, हर घर, हर परिवार, उसके हृदय में अटूट श्रद्धा भारतीय संस्कृति के प्रति निर्मित करने का काम गीता प्रेस ने किया है। गीता प्रेस के आंकड़े, कल वैसे ही मैं किसी के साथ चर्चा कर रहा था, करोड़ों में पुस्तक और आंकड़ों की जो चर्चा हो रही थी, तब उसके मन में गीता प्रेस के मुनाफे की गिनती चल रही थी। आप सब लोग हंस पड़े, मैं भी हंस पड़ा था। मैंने उनको कहा, ये प्रेस जो है मुनाफे के लिए नहीं चलता है, पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए चलता है। आज हरियाणा के सोनीपत जाएंगे सीएम योगी और इसके साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। 8 मान के भव्य भंडारा कार्यक्रम में रहेंगे और इसके साथ ही 12 बजे बाबा नागे वाले धाम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के सोनीपत दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बता दें कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे और भव्य धार्मिक आयोजनों का हिस्सा बनेंगे। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री 8 मान का भंडारा कार्यक्रम में भाग लेंगे और श्रद्धालु के साथ इस धार्मिक आयोजन का आनंद साझा करेंगे। मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम सुबह 12 बजे बाबा नागे वाला धाम में निर्धारित है, जहां वे पूजा अर्चना और श्रद्धालु से मुलाकात करेंगे। यह अवसर बता दें कि क्षेत्रवासियों और श्रद्धालु के लिए विशेष महत्व रखता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत जाएंगे, जहां उनका भव्य कार्यक्रम है। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी का सोनीपत का दौरा है। देखिए, वर्षा के तरीके से मुख्यमंत्री योगी सोनीपत जिले के मुरफल स्थित NH-44 का ऐतिहासिक और आस्था के प्रमुख केंद्र नागे बाबा मंदिर के आज कार्यक्रम में पहुंचेंगे और इसके बाद जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की गई है। और हालांकि एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री आज शिलान्यास करेंगे और जिस तरीके से एक सामाजिक कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री सोनीपत पहुंचेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के आगमन पर जिला प्रशासन और पुलिस की जो व्यवस्था है वो सतर्क चौबंद है और सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा पर हर स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई हैं। और इस तरीके से अगर बात किया जाए यातायात और पार्किंग के लिए ऑप्शनल जो रूट है उनको तैयार किया गया। हालांकि जिस तरीके से वहां पर दो मुख्यमंत्री होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री और समीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो एक बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल रहने वाला। तो इसकी वजह से जो श्रद्धालु, आम श्रद्धालु, उनके लिए फिलहाल जितनी देर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उतनी देर के लिए जो आम श्रद्धालुओं के दर्शन है उनको रोका जाएगा। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब वहां से निकल जाएंगे तो उसके बाद
फिर आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन है वो खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसके लिए आज मुख्यमंत्री योगी पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जिसके लिए बाबा नागे बाबा मंदिर परिसर में जिस तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से आयोजन की अगर बात की जाए तो धार्मिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं से बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जिसमें मुख्यमंत्री योगी शिरकत करेंगे। अमन, अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन से रूट्स हरियाणा के आज डाइवर्ट रहेंगे जिससे आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो और उनके लिए भी उनका रास्ता सुगम रह सके? देखिए, जो नागे बाबा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की जो भारी तैनाती है वो की गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सभी पुलिसकर्मी हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया और जिस तरीके से विशेष निगरानी है पुलिस महकमे की वो की गई है। और यातायात की अगर बात की जाए तो मंदिर परिसर से जितना भी 500 मीटर का पैरामीटर है उन पैरामीटर को पूरी तरीके से चेंज किया गया और वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी जो यातायात संबंधित जितनी भी सुरक्षा है उसको तैनात किया गया है। पेयजल के मंदिर परिसर में पेयजल की व्यवस्था, सुरक्षिता की, बिजली आपूर्ति की, मेडिकल सुविधा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सभी तरीके की जो सुविधाएं हैं वो सुनिश्चित की गई है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए मंदिर परिसर के 500 मीटर का जो रेडियस है वहाँ पर किसी भी तरीके की अन्य किसी भी व्हीकल को नहीं आगमन के लिए पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया। तो बड़ी ये कार्यक्रम होने वाला है। उस कार्यक्रम के लिए चाहे जिला प्रशासन की बात की चाहे पुलिस प्रशासन की बात की, लोगों ने पूरी तरीके से मुस्तैदी बरती है और कार्यक्रम को एक बड़ा और रूप देने के लिए लगातार जो सभी चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी सभी पूरी तरीके से चुस्त और मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। अमन, अगर बात करें ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनीपत का दौरा है, इसमें क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? क्या सीएम नायाब सिंह सैनी से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम योगी? कोई बैठक जिसमें तमाम विस्तृत चर्चा भी देखने को मिल सकती है क्या? देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से किसी तरीके की कोई इस तरीके की बात सामने नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में जाता है तो कहीं ना कहीं एक औपचारिक तौर पे जो सीएम मौजूदा सीएम होता है उस जगह का वो उसको एक ऑफिशियली रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियली एक मुलाकात हो सकती है दोनों सीएम के बीच में। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बैठक को लेकर के तो बैठक को लेकर के अभी कोई अपडेट सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी का एक बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में जिस तरीके का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी एक बड़ी समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं जिसमें साफ तौर पर तमाम जिस तरीके से उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री के साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं किस तरीके से और बेहतर सरकार चल सके। अमन, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का सोनीपत का दौरा है, आखिर ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किस तरीके की रणनीति क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोनीपत यानी हरियाणा में भी है तो एक सामंजस्य किस तरीके से बनाया जाए 2027 के चुनाव किस तरीके से रणनीति के तहत जीता जाए तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से संत महात्माओं से जो तमाम व्यक्ति वहां पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे उन लोगों से भी मुलाकात सीएम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से एक बड़ा जो दौरा है मुख्यमंत्री का सोनीपत का ये होने वाला है। तो जिस तरीके से अगर राजनीतिक विश्लेषणों की बात अगर की जाए तो राजनीतिक पहलुओं पर भी एक बड़ी चीज देखी जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी सीएम कहीं भी जाते हैं तो उनसे मिलने के लिए एक अटूट जो भीड़ होती है वो चाहे संत महात्माओं की हो चाहे आम जनमानस की हो जो एक प्रेम भाव जो एक मुख्यमंत्री योगी के लिए सभी प्रदेश समेत पूरे देश में देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ा चीज भी देखी जा रही है। तो जिस तरीके से एक आध्यात्मिक के रूप में एक राजनीतिक रूप से बड़ा ये जो दौरा है सीएम का वो होने वाला है। ठीक है, मैंने आपका बहुत
बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर उत्तर प्रदेश दिवस की तैयारी पर विस्तृत बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रमों के आयोजन, सुरक्षा और इसके साथ ही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि उत्तर प्रदेश दिवस भव्य और सफल तरीके से मनाया जा सके। और लखनऊ से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। यूपी दिवस को लेकर समीक्षा बैठक की गई, तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने कार्यक्रम और सुरक्षा को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही यूपी दिवस को भव्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के विकास, प्रशासनिक मामलों और विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की है। मुलाकात में राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और प्रशासनिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को मोदी नामक एक पुस्तक भी भेंट की है। और सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात की है। प्रशासनिक मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सीएम योगी ने राज्यपाल को भेंट की है पुस्तक। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां 26 जनवरी से पहले सर्च ऑपरेशन जारी है। जैश के 3 आतंकियों की तलाश जारी है और आतंकी मावी और उस्मान की तलाश की जा रही है। इसके साथ ही जैश आतंकी अख्तर अली को भी तलाश किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से 26 जनवरी से पहले सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां जैश के 3 आतंकियों की तलाश जारी है और इसके साथ ही बता दें कि अख्तर अली की भी तलाश जारी है। और रक्षा बल जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी से पहले बड़े सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इस ऑपरेशन का मकसद बता दें कि जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों की तलाश करना है। पुलिस और सेना के अनुसार इन आतंकियों में मावी, उस्मान और अख्तर अली शामिल हैं। सभी की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए सैन्य और पुलिस टीमें इलाके में सक्रिय हैं। सुरक्षा बलों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत स्थानीय अधिकारी को सूचित करें। ऑपरेशन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मसौड़ी क्षेत्र में पुलिस और गैंगस्टर ने बता दी कि बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें गैंगस्टर के पैर में गोली लगी है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से जुड़े मामलों की जांच के दौरान हुई है। पुलिस ने कहा है कि परमानंद यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लंबे समय से फरार था। मुठभेड़ के बाद उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और सुरक्षा बल मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस कार्रवाई का मकसद क्षेत्र में शांति बनाए रखना और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई करना है। लाहौल जिले में हाल के वर्षों में पर्यटक आगमन में भारी वृद्धि देखी गई है। बता दें कि मुख्यालय के उन्होंने बताया है कि 2024 में जिले में लगभग 18 लाख वाहन आए थे, जबकि 2025 में अब तक लगभग 17 वाहन आगमन कर चुके हैं। और इसके साथ ही डीएसपी ने कहा है कि यह वृद्धि जिले के पर्यटन विकास और ट्रैकिंग और पर्वतीय दृश्यों और साहसिक पर्यटन के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है। उन्होंने अपील की है कि पर्यावरण और स्थानीय नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें ताकि लाहौल और स्पीति के प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित बनी रहे। पर्यटन विभाग की भी बता दें कि सुविधा और सुरक्षा के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं को और ऋण करने में लगा हुआ है। आगमन हुआ है और इसमें अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2024 में हमारे पास लगभग 18 लाख के आसपास व्हीकल्स जो हैं इस डिस्ट्रिक्ट में आई और 2025 में भी 17 लाख के आसपास व्हीकल्स आई हैं। इस दौरान हमने ट्रैफिक रेगुलेशंस में भी काफ़ी काम किया है, जिसमें लगभग 13,000 के आसपास चालान जो हैं 2024 में
और इस सिमिलर नंबर्स के चालान हमने 2025 में भी किए हैं। इसमें कुछ समय जैसे बहुत ज़्यादा आगमन हुआ है इनका गाड़ियों का, तो इसमें कुछ एक्सीडेंट्स भी, नोटेबल एक्सीडेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें 2024 में लगभग हमारे 23 एक्सीडेंट्स थे और 2025 में 19 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स जो हैं वो फैटल एक्सीडेंट्स भी रही हैं और एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है डेथ का भी रिपोर्ट हुआ है। इसमें मिसिंग्स भी रही, जिसमें 2025 में हमारी एक मिसिंग भी है एक्सीडेंट्स में ही। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की घनी परत छा गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो विशेष रूप से एम्स क्षेत्र से सामने आया है, जहां धुंध और प्रदूषण का स्तर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचांक बेहद ही गंभीर श्रेणी में पहुंचा हुआ है और विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर की वायु गुणवत्ता से बच्चे, बुजुर्ग और वायु संबंधी रोगों से पीड़ित लोग विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से खुले में लंबे समय तक रहने से बचने और मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों में सावधानी बरतने की सलाह दी है। अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे मौसम में घर के अंदर रहना और वायु प्रदूषण कम करने वाले उपाय अपनाना सबसे सुरक्षित है। स्मॉग का यह असर राजधानी में वाहनों की बढ़ती संख्या, निर्माण कार्य और आसपास के राज्यों से आ रही प्रदूषण वाली हवाओं के कारण और भी गंभीर हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है, इसलिए लोगों को सावधानी से रहने की सलाह दी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। आंध्र प्रदेश के नदियाल में सड़क हादसा देखने को मिला है। बस और ट्रक की टक्कर हुई है, 2 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में और हादसे में 14 लोग घायल हैं। अस्पताल में इलाज जारी है घायलों का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बस और ट्रक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के नदियाल में सड़क हादसा हुआ है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बस और ट्रक के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और हादसे में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।